आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 9 जुलाई 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे रूस, यूक्रेन, गजा, लेबनान, ईरान और यमन की बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रूस और यूक्रेन की जंग से। यूक्रेन की कैपिटल कीव और कई दूसरे शहरों पर रूस ने बीती रात 3 साल की जंग का सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल अटैक किया है। अब तक इससे बड़ा अटैक रूस ने नहीं किया था। यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने एक ही रात में 728 ड्रोन और 13 मिसाइलें दागी, जिनमें से 711 ड्रोन और कम से कम 7 मिसाइलें मार गिराई गईं। ये यूक्रेन का दावा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार ज्यादातर हमले फ्रंट लाइन से दूर के इलाकों पर हुए, यानी रूस अब यूक्रेन के अंदरूनी हिस्सों में तबाही फैलाने की पॉलिसी पर काम कर रहा है। यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले पर सख्त रिएक्शन देते हुए कहा, यह हमला एक साफ पैगाम है कि रूस जंग को बढ़ाना चाहता है। ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में जंग रोकने की कोशिशें हो रही हैं, रूस हर बार उन्हें ठुकरा रहा है, ये ज़ेलेंस्की ने कहा। फिलहाल दोस्तों ये साफ नहीं है, ना ही यूक्रेन ये बता रहा है कि इस हमले में कितना जानी और माली नुकसान हुआ, लेकिन हमले की शिद्दत को देखते हुए काफ़ी नुकसान होने का अंदेशा है। हालांकि बार बार चाहे रूस हो यूक्रेन हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल गिरा देने के दावे करते हैं। हालांकि हकीकत में कितना नुकसान हुआ ये तो सिर्फ आवाम ही जानती होगी। रूस का ये हमला एक और साफ इशारा है कि वो जंग ख़त्म करने के किसी भी दबाव को मानने के मूड में नहीं है, भले वो दबाव खुद डोनाल्ड ट्रंप का क्यों ना हो। अब बात और जिक्र ट्रंप का आया है तो खबर भी उन्हीं के हवाले से ले लीजिए। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पर एक बार फिर सख्त हमला बोला है। ऐलान किया है कि अमेरिका यूक्रेन को दोबारा डिफेंसिव हथियार भेजेगा। इस बयान में ट्रंप ने एक गाली का भी इस्तेमाल किया, जिसका मैं इस्तेमाल तो नहीं करने वाला। वो अक्सर इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं। पुतिन के लिए की है। कैबिनेट मीटिंग के दौरान ट्रंप ने कहा, पुतिन बहुत से लोगों को मार रहा है, इसीलिए हम यूक्रेन को कुछ डिफेंसिव हथियार भेज रहे हैं और मैंने इसकी मंजूरी दे दी है। इससे पहले इसी बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं पुतिन से खुश नहीं हूं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खून बहा रहा है। हाल ही के महीनों में जहां ट्रंप की रूस को लेकर कुछ नरमी देखी जा रही थी, वहीं ये बयान ट्रंप के रुख में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बयान यूक्रेन के सपोर्ट में अमेरिका की मजबूत वापसी का सिग्नल हो सकता है, यानी अमेरिका एक बार फिर से मजबूती के साथ यूक्रेन के साथ खड़ा हो सकता है और ये रूस के लिए एक टेंशन का सबब ज़रूर बन सकता है। अब बात गजा की और वहां जारी सीज फायर की कोशिशों की। इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे लगता है इसराइल खुद भी एक जंग को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। इसराइली वज़ीर ख़ारजा गिदियोन सार ने कहा कि अगर आर्जी यानी टेम्पररी सीज फायर होता है तो पक्का समझौता यानी एक टोटल कहते हैं ना सीज फायर भी मुमकिन है। ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के फॉरेन मिनिस्टर जुराज ब्लानर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिदियोन सार ने कहा, अगर टेम्पररी जंगबंदी होती है तो हम एक मुकम्मल सीज फायर पर भी बातचीत के लिए तैयार हैं। यहाँ ये लग रहा है कि इसराइल भी इस जंग से थक चुका है। हालांकि अभी तक इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का कहना यही रहा है कि जब तक हमास शिकस्त नहीं खाता तब तक सीज फायर की कोई बात नहीं होगी। हालांकि ये बात भी हम 21 महीने 22 महीने से सुनते आ रहे हैं। ये बात नेतन्याहू की एक जुमला साबित हो रही है। 60 दिन की सीज फायर डील मुमकिन है, ये गिदियोन सार ने भी कहा है। उसने कहा है कि इसराइल अपने होस्टेजेस की रिहाई और सीज फायर डील को लेकर सीरियस है और मुझे यकीन है कि यह मुमकिन है, डील हो जाएगी। गिदियोन सार ने बताया कि इसराइल ने कतर में बातचीत के लिए टीम भेजी है। अमेरिका के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ की पेशकश को भी हाँ कहा है, जिसके पहले मरहले में 60 दिन की सीज फायर और करीब आधे होस्टेजेस की रिहाई का प्लान है। लेकिन इस बंदे का भी वही डिमांड है कि भाई हमास हथियार डाल दे। मतलब ये डिमांड एक है और हमास की डिमांड है कि आईडीएफ बाहर निकल जाए। दोनों अपनी अपनी डिमांड पर अटके हुए हैं। खबरें कुछ यहाँ से लाइव अल जज़ीरा ने जो अपडेट दी है मैं बता देता हूँ। जानता हूँ आप लोगों के दिल थोड़े से और दुख जाएंगे, जैसे 21 महीने से दुखते आ रहे हैं। आज भी गजा में ज़बरदस्त बमबारी हो रही है, दर्जनों लोगों के शहीद होने की खबर है।
अल जज़ीरा कहता है कि पिछले 24 घंटे में 100 से ज़्यादा, लगभग 105 या इससे ज़्यादा लोग गज़ा में शहीद हो चुके हैं। 105 लोग हम अगर अपनी आँखों के सामने देखें तो कैसे देखेंगे 24 घंटे में। और कहा गया है इस दौरान 530 लोग गज़ा में ज़ख्मी हुए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये इन्फॉर्मेशन मुहैया कराई है, जबकि दूसरी तरफ कलाबाजियाँ और गुलाटियाँ खाई जा रही हैं सीज़ फायर के लिए वाशिंगटन में। लेकिन ये सब हो रहा है। सी ऑफ टेंट्स अमंग द रबल ऑफ डिस्ट्रॉयड गज़ा टावर। एक तस्वीर आई है, शायद मैं आपको दिखा सकूं बाद में, कि गज़ा में जो मलबे हैं, मलबों के बीच में तंबुओं का, खैमों का एक समंदर सा उभर आया है। खैमे ही खैमे हैं। ये बताते हैं कि लोग इसमें ज़िंदा तो हैं, सांस तो ले रहे हैं, लेकिन इन सब ने अपने आशियाने, अपनी पक्की छतें खो दी हैं। सीज़ फायर हो जाने के बाद ये कहाँ जाएंगे? मलबों में ज़िंदगी बीतेगी क्या? कब इनके पक्के आशियाने बनेंगे? और इस जंग से इन्हें हासिल क्या होगा, ये समझ नहीं आता। क्योंकि जंग शुरू करने का जो मकसद था उस पर तो बात ही नहीं है, बात सिर्फ सीज़ फायर पर रह गई है। गज़ा एक अलग रियासत या फ़लस्तीन एक अलग रियासत बने, इसके लिए बात तो नहीं हो रही उतनी सीरियस। खैर, बढ़ते हैं। कुछ लोगों को मेरे ख्याल से कुछ बड़ा मसला है भाई, ये ख़बर पढ़ने का अंदाज़ है, आप अपने घर में नहीं बैठे हैं। ईरान के हवाले से ख़बर ले लीजिए। सऊदी अरब का बहुत बहुत शुक्रिया कहा है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने खबर लिखी, रीजनल स्टेट्स बाउंड टू काउंटर इसराइली थ्रेट्स। अराक्ची, अब्बास अराक्ची, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने कहा है कि रीजनल स्टेट्स जो हैं, जो इलाकाई ममालिक हैं, वो सब इसराइल की तरफ से पैदा हो रहे ख़तरों से उन्हें काउंटर करने के लिए, उनसे निपटने के लिए बाउंड हैं। ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इसराइल जो ख़तरे पैदा कर रहा है पूरे रीजन के लिए, उससे उन्हें निपटना होगा, वरना ये आग उन तक पहुंच जाएगी। और इस दौरान ये सऊदी अरब में MBS से मिले थे कल रात, हमने आपको कल क्या आज हमने आपको ख़बर दी थी। और फिर अपने हम मनसब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया से अब्बास अराक्ची की मुलाकात हुई। बहुत शुक्रिया कहा, वल्लाह हबीबी अंता मियाँ मियाँ, तुमने हमारे हाजियों की बहुत मदद। जब इसराइल हमारे ऊपर बम गिरा रहा था, मैं आपको बता दूं, जब इसराइल बमबारी कर रहा था, 7 की ईद थी, 12 से हमले शुरू हो गए थे, 12-13 से आए थे गालिबन। तो हाजी तो पूरे आए नहीं थे ईरान के वापस सऊदी अरब से। तो उन हाजियों जिनका टाइम पूरा हो गया था सऊदी अरब में, सऊदी अरब ने उन्हें वहाँ बहुत अच्छी खिदमत दी, बहुत अच्छी असिस्टेंस दी, उन सब का ख्याल रखा। होटल्स में जहाँ पर उनका टाइम पूरा हो गया था, उन्हें बेहतर जगह शिफ्ट किया। इसको लेकर अब्बास अराक्ची ने कहा कि आपने भाइयों की तरह किरदार निभाया और हमारे हाजियों की बहुत परवाह की, बड़ा ख्याल किया, उनकी हिफाजत भी की। उन्हें फिर उनके जब वक्त थम गया ये जंग का दौर, तब आपने उन्हें वहाँ से रवाना किया। हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। तो ईरान ने इसलिए सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा कुछ नेगेटिव लोगों की भीड़ है हमारे बीच, बड़े ज़ॉम्बी रहते हैं, कहीं इंडिया वाली ख़बरों में ज़ॉम्बी रहते हैं, है ना, वो मुसलमानों को गालियाँ देने वाली भीड़ है, यहाँ अरबों को गालियाँ देने वाली भीड़ है, कहीं ईरानियों को गालियाँ देने वाली भीड़ है। मेरी कोशिश होती थोड़ी सी यूनिटी वाली ख़बरें दिखाएं, फिर एजेंट्स का जो काम है वो जाने। खैर, टाइम्स ऑफ इसराइल ने खबर दी है कि ये एक बड़ी खबर है कि IDF ने एक बार फिर से लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन किया। भाई साहब, ग्राउंड रेड्स किए। अभी तक तो ये सीज़ फायर के बाद एयरक्राफ्ट से, अपने ड्रोन से बम मिसाइल गिरा रहे थे, और इस बार इनकी हिमाकत इतनी बढ़ गई कि ये साउथ लेबनान में अंदर घुस गए और वहाँ जाकर इन्होंने ग्राउंड रेड्स किए हैं। और ये कहा है कि हिजबुल्लाह की साइट्स को, अड्डों को हमने तबाह कर दिया है। यानी ना हिजबुल्लाह इन्हें रोक पा रहा है और ना लेबनान की आर्मी इन्हें रोक पा रही है। लेबनान की आर्मी तो बड़े चौड़े में गई थी साउथ लेबनान पे अपनी पूरी फौज तैनात करने, हिजबुल्लाह तो नॉर्थ में चला गया। किस तरीके से IDF लेबनान के अंदर घुस रही है, लेबनान की हुकूमत, उनकी फौज की खुद मुख्तारी कहाँ है? लोग कहेंगे कि चुल्लू भर पानी में नवाब सलाम को और माइकल ऑन को डूब मर जाना चाहिए, जोसेफ ऑन को, लोग यही कहेंगे। खैर, मुझे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन एक मुल्क की खुद मुख्तारी क्या है, क्या रह गई है? बढ़ते हैं आगे। जो तुर्किश PKK के लीडर हैं जेल में बंद, ओशलान,
उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि तुर्की के साथ उनका आर्म्ड स्ट्रगल, उनका मुसल्ला जो तनाज़े था वो ख़त्म हो गया, यानी कि अब उनके ख़िलाफ़ PKK तुर्की की हुकूमत के ख़िलाफ़ या तुर्की मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी हथियार नहीं उठाएगा। PKK ने अपने हथियार डालने का तो ऐलान पहले ही कर दिया था, लेकिन अब कह दिया कि अब हम बिल्कुल पॉलिटिक्स की राह पर चलेंगे, डेमोक्रेटिक हमारा मूवमेंट होगा, अब हमारा जो मुसल्ला अफवाज था वो हम डिज़ोल्व करते हैं। ये उनका एक ऑनलाइन बयान जेल से ही आया है जो वायरल हो रहा है, यानी तुर्की में कहीं ना कहीं अमन बड़ा कायम हो रहा है। हमने आपको एक स्पेशल शो दिखाया था कि उसमें जो है एटर्निटी सी नाम का एक दूसरा जहाज़ यमन के हमले से डूब गया है। हालांकि यमन की हुतीज़ ने अभी इसकी कंफर्म जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि यमन के हमले की वजह से डूबा। इसमें बुरी बात यह है कि 4 क्रू मेंबर इस जहाज़ के मारे गए। वो गरीब लोग थे, वो जहाज़ पे मुलाजिम थे, वो किसी कंपनी के नौकर थे, वो हुक्म के पाबंद थे, उन्हें माल ले जाने को भेजा गया था। अगर वो मना करते नौकरी चली जाती। वो इस जहाज़ पर थे, हुतीज़ का हमला हुआ, बदकिस्मती से वो मारे गए। ये बात हमने पिछले वीडियो में कही। लोग कह रहे नहीं बड़ा सही हुआ, आप लोग खून लग गया है क्या मुंह को? अगर इसराइल में जो गज़ा में कर रहा है इसराइल, अगर वो गलत है तो ये सही कैसे है? किसी बेगुनाह की जो जंग में शामिल नहीं है उसकी मौत को आप लोग कैसे सही बता रहे हो? आप कौन लोग हो जो सब बढ़िया है? हमने तो पहले ही कहा है कि हूथी से गलती हो गई। अगली हेडलाइन सुनाऊंगा तो समझिएगा गलती हो गई है। अब यमन के ऊपर बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। बाज आ जाते हैं, ये वीडियो हम सुबह देख चुका। अरे वो पहले जहाज़ का वीडियो था। हमारी कौम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सारे अक्लमंद बने घूम रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ यहाँ ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं, सारे ज्ञानी हैं। हम तो न्यूज़ सुना रहे हैं, हम उस पर्सपेक्टिव से सुना रहे हैं कि हुथीज़ कभी नहीं चाहते होंगे कि उनके हमले में आम लोग मरें, क्योंकि इसराइल में भी उनके जब वो मिसाइल और ड्रोन मारते थे तो उनके निशाने मिलिट्री फैसिलिटीज़ थे। जब वो इसराइल में आम लोगों को नहीं मारते तो वो जहाज़ में आम लोगों को मारना चाहते होंगे? नहीं, लेकिन आम क्रू मेंबर मर गए, ये उनसे गलती हो गई और ये उनके लिए बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ये हमने वीडियो में कहा, लोग आ गए। सोचा कीजिए, बड़ी बड़ी बूटियाँ खा के ना भेजा बड़ा हो गया है। प्रेसिडेंट मशात जो प्रेसिडेंट हैं यमनी हुथी मूवमेंट के, उनके कंट्रोल वाले यमन के, उन्होंने कहा है कि यमन जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी के कमिटमेंट से जुड़ा हुआ है। हम सिर्फ इसराइली एग्रेसर्स को टारगेट कर रहे हैं। ये बयान क्या है? उस हमले के बाद का ये बयान है। ये एक तरीके से मानना है गलती। ये अपने एक तरीके से सफाई है कि हम पूरी मैरीटाइम समंदर से कोई भी जहाज़ आ जा सकता है, बिल्कुल आ जा सकता है, बस इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाला कोई जहाज़ नहीं जाएगा। हम उनकी नाकेबंदी करते हैं। ये बयानात शुरू हो गए हैं। अभी वो जहाज़ इसराइल जा रहा था नहीं जा रहा था इसको लेकर बातें हैं, लेकिन फिर भी अल मसीरा टीवी जो है यमन का, उसने कहा है कि रशिया की रिपोर्ट है कि मैजिक सी जो जहाज़ डूब गया था परसों, वो लगातार इसराइल के बंदरगाहों पर जा रहा था सामान, इसलिए हमने उसे टारगेट किया। ये इनका कहना है। दूसरे जहाज़ जो डूबा है आज 9 जुलाई में, उसका इन्हें अभी नहीं पता है कि वो इसराइल जा रहा था या नहीं जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।